दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है संगठन। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको पहले लेक्चर में जो चीज़ मैंने बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में अंतर समझा देना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का लेना देना पॉलिसी से रिलेटेड है। मैनेजमेंट का रिलेशन क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन को तो गोल पसंद है, एक गोल रहता है, उसको पाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है। लेकिन उसको कैसे पाएंगे? मैनेज करेंगे लोगों को, तो क्योंकि टास्क को कंप्लीट करना होगा तो वो मैनेजमेंट का काम होगा। लेकिन जो मैनेजमेंट के अंदर का जो कंपोनेंट रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ऑर्गेनाइजेशन का मकसद रहता है कनेक्ट करना लोगों को, जिससे हम जो एडमिनिस्ट्रेशन का गोल से एसोसिएशन था उसको हम पा सकें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आसान तरीके से। एडमिनिस्ट्रेशन का लेना देना किस चीज़ से रहता है? गोल बनाने से। गोल या फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो रहता है उसको अचीव करना, तो उसने गोल निर्धारित कर लिया है। क्योंकि मान के चलिए अपने जितनी भी पॉलिटिशियंस हैं वो लेजिस्लेचर हो जाते हैं, वो लॉ बनाते हैं, संसद में अपने लॉ बनते हैं। अब लॉ बनने के बाद पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है किस तरीके से बनेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। तो इम्प्लीमेंट में उसको क्या कर रहा है? इम्प्लीमेंट करना मतलब गोल है उसका कि उसको इम्प्लीमेंट करना। तो उसको इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, है ना? तो उसमें मैनेजमेंट उस काम को करता है। लेकिन मैनेजमेंट मतलब क्या कहलाता है? उसको काम को करना या उसको कंप्लीट करना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को रखना जो उस काम को कंप्लीट कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन क्या हो गया? लोगों का कनेक्शन। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसका का मीनिंग होता है टू कैरी आउट अ टास्क एज प्लान्ड। जो बनाया हुआ टास्क था उसको कंप्लीट करना। एल.डी. वाइट साहब क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को? ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ कंडीशन ऑफ employee which is established by dividing the task and responsibilities for the attainment of fixed subjects। यहाँ पे एम्प्लॉय आ गया ना, तो लोग आ गए, यहाँ पे लोग का कनेक्शन हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन जब कभी भी आए तो कनेक्टिविटी से आप याद रखिएगा कीवर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी आपके दिमाग में आया तो गोल या पॉलिसी याद रखिएगा, और मैनेजमेंट याद रखे आएगा कि उस गोल को अचीव करना है। समझिए इस बात को। तो ये हो गई एल डी वाइट की तरफ से डेफिनेशन। जे डी मूनी क्या बोलते हैं? एवरी दैट इज फॉर्म्स टू अचीव कॉमन गोल्स। कोई भी ह्यूमन कम्युनिटी जो अपने गोल को अचीव करने के लिए बनती है उसे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के भी दो आयाम हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जो नियम कानून पर निर्धारित है, और इनफॉर्मल उन मैकेनिज्म पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती। वो काम करना उनका मकसद होता है, लेकिन अदर एलिमेंट्स को भी ध्यान देती है, जैसे ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर, इंसानियत, मतलब इंसान को भी इंसान बिहेवियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे उनको मशीन की तरह ये मानते नहीं हैं। तो अब देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पोजीशन एट ईच लेवल आर क्लियरली डिफाइंड। मैंने वही बोला, जो जितने भी अधिकार होते हैं और जिम्मेदारी होती है और लोगों की जो पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत क्लियरली डिफाइन हो जाती है। पारंपरिक तरीके का संगठन ये औपचारिक संगठन कहलाता है। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैड फुल इम्पैक्ट ऑन आइडियाज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। वर्क स्पेशलाइजेशन, emphasize on a right way of work, emphasize on responsibilities, internal department of organization are decided by top level of the organization। वही है कि टॉप लेवल का आदमी है, डिपार्टमेंट के कौन कौन से लोग किस तरीके का काम करेंगे ये हेड ही तो डिफाइन करेगा ना, ये अपना फॉर्मल में। ऑर्गेनाइजेशन लुक्स लाइक पिरामिड। पिरामिड मतलब ये हो गया ऐसा, ये बॉस हो गया, बॉस के नीचे के एम्प्लॉय, फिर उसके नीचे के प्यून वगैरह, है ना, रिसेप्शनिस्ट वगैरह, ये सब आ गए। ये पिरामिड के फॉर्म में रहता है। सिस्टम बिहेवियर इज गाइडेड बाय ओबीडियंस, ऑर्डर एंड सुप्रीम सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इसको समझिए, आज्ञा का पालन किया जाएगा, जो भी ऑर्डर दिए जाएंगे उनका अनुसरण किया जाएगा, और सुप्रीम सबऑर्डिनेट के रिलेशन का रहेगा एक प्रकार से, कि सबसे नीचे वाला तबके आदमी को किस तरीके से रहना है, किस तरीके का बिहेवियर उनका रहना है। मतलब सिर्फ एक प्रकार से कागजी टट्टू बन के रहना, इस पर बिल्कुल सब कुछ नियम कानून के तहत होगा। तो जो हम वर्क करेंगे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तहत करेंगे, जो आगे जाके बनने वाले होंगे डीसी और डीएसपी जो भी बनेंगे आगे जाके एमपीपीएससी क्रैक करने के बाद। अब इसकी अप्रोचेस होती, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के कुछ अप्रोचेस होते हैं जो 3 आइडियोलॉजी पर डिफाइन किया गया है इनको। 3 आइडियोलॉजी कौन कौन सी है? पहली है ब्यूरोक्रेसी,
दूसरी साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछ लेगा डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप कोई भी थिंकर की डेफिनेशन आपको जो उनसे सूट करती है आपको लिख के आइए। उसके बाद फिर पूछ लेगा डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, ये पूछ लेगा। फिर पूछ लेगा व्हाट आर द फॉर्मल वेज ऑफ अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अब ब्यूरोक्रेसी आइडियोलॉजी किसने बनाया भैया, मैक्स वेबर साहब ने दी है इसको। तो इन्होंने क्या इम्फेसाइज किया, दैट ब्यूरोक्रेसी इज एसेंशियल फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वही जो अपने IAS वगैरह ऑफिसर वगैरह हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमने देश को क्या करा, देश ने बनाई पॉलिसी, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका हो गया, ये ब्यूरोक्रेट्स का। तो ब्यूरोक्रेट्स एक ऑर्गेनाइजेशन जो होगा जो इस फॉर्म में काम करेगा, जो बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है, तो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी पे जो बिलीव करता है उस पर ये बहुत इफिशिएंट है, इनका मानना है मैक्स वेबर का। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी क्या है जो इसको इफिशिएंट मानते हैं। अब जो हायरार्की वाली जो चीज़ है हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, तो इसको अभी होल्ड करके रख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे इस वक्त, उसको समझने को होल्ड रखते हैं। प्रमोशन बेस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड मेरिट्स, जैसे एक IAS ऑफिसर बनता है, जब वो एग्जाम बनता है, एग्जाम क्रैक करने के बाद वो डायरेक्ट DC नहीं बनता, प्रोबेशन पीरियड में रहता है। फिर उसके बाद DGP रैंक आने के लिए एक तो एज भी हो जाता है, लेकिन उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, किस मेरिट बेसिस पे होता है, उस हिसाब से उसका प्रमोशन होते जाता है। फोकस ऑन रूल्स, नियम कानून निर्धारित है हर किसी के लिए। इन पर्सनल रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, मतलब हमको पर्सनल नहीं होता आदमी कि मैं अपने घर गृहस्थी की चीज़ें नहीं ले जाऊंगा। जब मैं ओहदे पे बैठता हूँ, जब मैं अपने ऑफिस पे जाऊँगा, तो मैं मेरिट के बेसिस पे काम करूँ, ना कि रिश्तेदारी निभाऊंगा वहाँ पे बैठ के। स्कॉलर्स हु एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन रिलेशन डिस्कार्डेड दिस आइडियोलॉजी बिकॉज दे थिंक इट इज़ मैकेनिकल। जो मानववादी धारणा को ज़्यादा तवज्जुह देते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक आइडियोलॉजी है ना, ये बहुत मैकेनिकल है, मशीनीकरण है, इसमें बहुत नियम कानून है, इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। तो ये इस तरीके की ये बात कहते हैं। एक साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडियोलॉजी आती है फॉर्मल में ही, उसको किसने दिया है, फ्रेडरिक टेलर ने। अकॉर्डिंग टू हिम मैनेजमेंट इज ट्रू साइंस बेस्ड ऑन डेफिनेट मेथड्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। इन्होंने मैनेजमेंट को क्या बताया है, एक ट्रू साइंस है, लेकिन वो कब होगा, जब ये बेस्ड होगा, डेफिनेट मेथड होगी वहाँ पे काम करने की, नियम कानून निर्धारित होंगे और सिद्धांत होंगे, प्रिंसिपल्स। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका, ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी हो, इकोनॉमी इन प्रोडक्शन ग्रोथ, जो इफिशियंसी होगी ना प्रोडक्शन ग्रोथ की, जो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से वो इफिशियंट वे में हो। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी कैसी होगी, जब पैसा खर्च कम होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन टाइप का होगा, वो इस पेज पे फोकस करते हैं। तो ये भी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडियोलॉजी है, ये कंसीडर दैट मैन इक्वल्स टू मशीन, जो मैक्स वेबर साहब कहते हैं उसी की बात को ये थोड़ा और एक्सपांड कर देते हैं और इंसान को और मशीन की तरफ ढकेलते जाते हैं कि मैकेनिकल कर दो सब चीज़, ये फिक्स है, ऐसा काम होना चाहिए मतलब ऐसा होना चाहिए, कुछ भी हो ये चीज़ होनी चाहिए मतलब होनी चाहिए। तो वही है कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हम तो इस समय पब्लिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनियों में भी कैसा होता है, कितना प्राइवेट सेक्टर में कितना लोड होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में उल्टा होता है। लोग सोचते हैं कि काम ऐसो आराम की ज़िंदगी है, वो साइंटिफिक टेम्पर गलत है। एक जगह बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक जगह कुछ भी प्रेशर नहीं है, तो बीच का रास्ता अपनाना चाहिए गवर्नमेंट को। थोड़ा मेरा मानना है कि रिजिड होना पड़ेगा और साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडियोलॉजी को ज़्यादा फोर्स करना चाहिए, क्योंकि उससे इफिशियंसी डिप होती है गवर्नमेंट ऑफिस की। इट इज़ प्रिविलेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्ग टाइम बट क्रिटिक्स नॉट एक्सेप्ट बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज नॉट मशीन। मैंने वही बात बोला कि बहुत समय तक ये चीज़ चलते आई थी, नियम कानून पे तवज्जो देंगे, लेकिन अभी ये थोड़ी कम हो गई है, लोग इवॉल्व हो गए, ह्यूमन डिपार्टमेंट बन गया, ह्यूमन राइट्स आ गए, तो इसलिए काफ़ी ह्यूमन वैल्यूज़ को, ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन वो चीज़ अच्छी है कि ह्यूमन वैल्यूज़ को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत सारे सेक्टर्स में किया जा रहा है। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आइडियोलॉजी, इसको किसने प्रोपाउंड किया है, लूथर ग्लुक, JD मून, एलन राइले। इनकी आइडियोलॉजी क्या विश्वास रखती है, आइडियोलॉजी बिलीव्स दैट, यहाँ पे से सुनिएगा, दिखने में थोड़ी दिक्कत जा सकती है लेकिन मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। आइडियोलॉजी बिलीव्स दैट एवरीवेयर द एडमिनिस्ट्रेशन इज, जहाँ पे भी वेयर, जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इट एग्जर्ट्स इट्स पावर इन रिसर्च ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड दीज प्रिंसिपल्स, यहाँ पे
ये ऐड हुआ है मैनेजमेंट एंड दीज प्रिंसिपल। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, समझ, उसके बाद मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। आइडियोलॉजी बिलीव्स दैट वेयर एवर द एडमिनिस्ट्रेशन इज इट exert its power in research of principle of management and these principle can be used anywhere। उनका कहना है जहाँ कहीं भी प्रशासन होगा वो अपनी पावर से रिसर्च, मैनेजमेंट के जो सिद्धांत थे उस पर रिसर्च करेगा और ये जो सिद्धांत बनेंगे वो कहीं भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आइडियोलॉजी कुल मिला के ये बिलीव करती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल किस तरीके के होना चाहिए और ये इसके जो प्रिंसिपल्स बनेंगे वो हर जगह लागू होंगे। जैसे ग्लूक ने इंट्रोड्यूस करा था कुछ प्रिंसिपल, उसको बोला जाता है पोस्ट कॉर्ब। इसमें मतलब होता है पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग होता है। तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए कि ये क्या चीज़ है, इसको हम डिटेल में कहाँ पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे सिलेबस में मिसप्रिंट करके इन्होंने लिखे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम पूरी थ्योरीज लाएंगे, क्लासिकल अप्रोच वगैरह वाली चीज़ों को जो समझेंगे वहाँ पे हम इसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो अभी इस चीज़ को सिर्फ इतना समझिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आइडियोलॉजी है वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिसर्च प्रिंसिपल्स को बताता है और बोलता है कि ये हर जगह के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है। ठीक है। राइले एंड मूलो इंट्रोड्यूस कोऑर्डिनेशन, हायरार्की एंड वर्क डिवीजन। जो आगे हम हायरार्की पढ़ने वाले हैं वो चीज़। तो राइले और मूलो ने क्या इंट्रोड्यूस करा, कोऑर्डिनेशन, कैसे दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वर्कर, सबऑर्डिनेट और हायर ऑफिसर्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में किस तरीके का कोऑर्डिनेशन रहे ताकि हम जल्दी हमारे गोल को अचीव कर सकें, किस तरीके की हायरार्की होना चाहिए, किस तरीके का वर्क डिवीजन होना चाहिए, किसको कौन सा वर्क देना चाहिए, कब किसको लोड हो, किसको डेलीगेट कर सकें हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये सब सारी बातें राइले और मूने ने बताई हैं। These principles regarded essential for administrative मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के लिए ये बहुत एसेंशियल माने जाते हैं। दिस आइडियोलॉजी गिव राइज टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब सीधी बात है, इन्होंने सीधे प्रिंसिपल्स बता दिए कि किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए काम करेंगे। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बूस्ट कर दिया क्योंकि इन्होंने बहुत सारी इफिशियंसी वाली चीज़ को बूस्ट अप कर दिया। तो स्कॉलर्स हु एडवोकेट्स ह्यूमन रिलेशन क्रिटिसाइज इट एंड सेड इट इन ह्यूमन हार्श एंड इम्प्रैक्टिकल। तो कुल मिला के जो तीनों आइडियोलॉजी हमने पढ़े, कौन सी पढ़े, ब्यूरोक्रेटिक आइडियोलॉजी, साइंटिफिक आइडियोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आइडियोलॉजी, ये तीनों की तीनों क्या है, फॉर्मल। और फॉर्मल में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन में ह्यूमन बिहेवियर की तवज्जो ज़्यादा नहीं दी जाएगी, सोशल फैब्रिक खराब होगा। इसलिए जितने भी स्कॉलर्स थे जो ह्यूमन बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं उन सब ने इसको क्रिटिसाइज कर दिया। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। इनफॉर्मल का मतलब औपचारिक से अनौपचारिक की ओर हम बढ़ गए। इसमें क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आ जाएंगे। हम दूसरे की, अब जैसे मान के चलिए एक IAS ऑफिसर है, उसके अंदर उसके ऑफिस के अंदर स्टाफ काम करता है। अब स्टाफ बड़ी दिक्कत में, उसके घर में मान के चलिए उसकी बीवी बीमार है या फिर पिता बीमार है, कोविड हो गया, तो ये ऑफिसर अगर उससे बात करेगा, उसकी प्रॉब्लम को समझेगा, उसको मान के चलिए लीव दे दिया, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगा, एक दूसरे की प्रॉब्लम को हम समझने लगेंगे तो वर्क इफिशिएंसी बूस्ट हो जाएगी। कल वो नीचे वाले की बात समझा, कल को जब वही IAS ऑफिसर उसको ज़्यादा टास्क देगा तो वो बुरा नहीं मानेगा और अच्छे से काम हो जाएगा। तो इसलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरपर्सनल आपसी संबंध स्थापित किया जाता है। दैट इन्फ्लुएंस डिसीजंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट मेंशंस और नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल पार्ट। जो फॉर्मल में नहीं है चीज़ें वो इनफॉर्मल में होगी। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केम टुगेदर। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है तो इसको याद रखिए। जब ये ऑटोमेटिकली बना था, जब इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब साथ में एक साथ आए, केम टुगेदर, है ना, ये यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो ये खिलता है और पलता है। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, व्हेन ग्रुप ऑफ इंटरपर्सनल इज कैजुअली स्टेब्लिश फॉर कॉमन पर्पस। तो वही है कि हर गृहस्थी की प्रॉब्लम हर किसी के पास होती है, पर्सनल बिहेवियर किसी चीज़ को देखते ही हैं। जब हम अपनी इच्छा की बात बता दें, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही, जब मान के चलिए हेड के अंदर सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं लेकिन इनकी मानसिक स्थिति ही बेकार है और ये इस चीज़ को नहीं समझेगा, तो कैसे वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हेल्प आएगा। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पैदा करता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वर्क जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अब मान के चलिए एक्स एम्प्लॉय था जिसके घर में प्रॉब्लम थी, ऊपर वाले ने समझ लिया, तो दूसरे वाला जो हेड है इसके दूसरे वाई के पास चल जाएगा, उसको समझाएगा, दोस्त यार इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, ये नहीं आ पाएगा, तू ये वाला काम कर सकता है ना इसके बदले का। तो इसको तो लग ही नहीं रहा था कहीं से काम आएगा, लेकिन एक्स का आ गया ना काम इसके पास करने को, तो अनसर्टेनिटी से काम जनरेट हुआ।
ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कॉमन टास्क। ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज कोई सिचुएशन को समझने के लिए आपको काम करना है, अनसर्टेनिटी आ गई है तो कई बार मान के चलिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे थे आईएएस ऑफिसर को, लेकिन आपको मान के चलिए डिजास्टर की सिचुएशन थी, वहाँ पे आपको ऐप बनाना था, लेकिन उस समय कोई था नहीं करने को, आपने कोडिंग सीख ली, आपके पास वो नॉलेज था, मान के चलिए आप ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से, तो आपने अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यहाँ यूज़ कर दिया ना। एक सिचुएशन बता रहा हूँ मैं ऑर्गेनाइजेशन की। एम्फेसाइज ऑन गोल, सीधी बात है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आया ही क्यों था? हमने कुछ ऐसे आयामों को टच कर दिए जहाँ पे फॉर्मल पहुँच नहीं पा रहा था, और हमने उनको टच करने से क्या कर दिए कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, एफिशिएंट हो रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन अच्छा स्टेब्लिश कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बीच के लोगों का। रिजॉल्विंग इंटरनल डिस्प्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय म्यूचुअल डिस्कशन बाय द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही बात मैंने अभी डिस्कस करा। डिसोल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बिखराव होता है, हर किसी को अपने अपने दायित्व दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप वाला ही अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखेगा और सिर्फ काम बांटेगा, नहीं, सबको एक कंपनी का हिस्सेदार बनाया जाता है। मान के चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कंपनी है, मान के चलिए उसके अंदर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तो वो सब अपनी कंपनी महसूस करें, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसोल्यूट किया जाता है। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं कि यही काम यही करेगा, जैसी सिचुएशन आई उसी हिसाब से हमने डेलीगेट कर दी अपनी काम को। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज एट एवरी लेवल, वही है कि नॉलेज जो ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज होगा और लेवल जो डिस्ट्रीब्यूट होगा हर लेवल पे होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हेड ही करेगा। अब इसके भी आयाम हैं, इसकी अप्रोचेस हैं किस तरीके की। ह्यूमन रिलेशन आइडियोलॉजी जो ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर को ज़्यादा तवज्जो देती है, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, फिर ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ इट्स इकोलॉजी। अब देखते हैं इनको ये क्या क्या है। तो ह्यूमन रिलेशन आइडियोलॉजी इट कंसिडर्ड इनफॉर्मल रिलेशनशिप एज अ सेंटर ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड ग्रुप बिहेवियर। ये क्या करती है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशन और ग्रुप बिहेवियर को सेंटर रखती है ह्यूमन रिलेशन आइडियोलॉजी। अब ह्यूमन इमोशन को समझेंगे तो वही है मानसिक स्थिति काम करने की कैसी है, बहुत अच्छी है तो इफिशिएंट होगा, काम फटाफट होगा। इसलिए इसकी डेफिनेशन है, इट कंसिडर इनफॉर्मल रिलेशनशिप एज अ सेंटर ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड ग्रुप बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशन और ग्रुप बिहेवियर को हम सेंटर रखते हैं। इसके सपोर्टर कौन से? एल्टन मायो, फ्रिंगटन जे, W.J. डिक्सन। दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट नोन एज हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट टू सपोर्ट फॉर्मल आइडियोलॉजी। इनके प्रपोजल क्या थे? ह्यूमन लेबर इज नॉट इज इक्वल टू मशीन। ऐसा नहीं है कि भैया तुम घर से बाहर निकले तो अपने घर की पचड़ी छोड़ के आओ, उसको आप अपना हिस्सा बनाते हो, साझेदार बनाते हो, ताकि वो कंपनी में जब काम करने आए तो उसको भी अपना घर जैसा ही महसूस होगा, काम और व्यक्तिगत जीवन को एक बैलेंस बना सके। लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड बाय ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, वही एक प्रोडक्शन के ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन कितने लोग हैं उस हिसाब से प्रोडक्शन डिफाइन होता है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन इम्पैक्ट ऑन वर्किंग कंडीशन, वही बात है, आदमी को काम करने में मजा आना चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं बोझ लगे। और अब ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट डेवलप करा कर्ट लेविन, लिप्टिड और फिर मैक ग्रेगर और बैलेट और एक्सेट्रा। इनका फोकस क्या था? ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में प्रैक्टिकल नॉलेज को तवज्जो देते हैं, ऐसा नहीं कि जब पॉलिसी बनी तो हमको ग्राउंड रियलिटी ही पता ना हो एग्जीक्यूट करते वक्त। इससे क्या होगा? रिडक्शन इन स्ट्रेस होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो लेजिस्लेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन, लीगलाइजेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन इन ऑर्गेनाइजेशन, वही ह्यूमन इमोशन को तवज्जो, एक्सटेंडिंग म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द ग्रुप, अमंग दी ग्रुप, यहाँ पे काट दिए अमंग ग्रुप, अमंग कलीग्स, ये भी डाल सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ इट्स इकोलॉजी, इसको चेस्टर बर्नर और डेविड सिलजिंक ने प्रपोज किया है। इनने क्या डिस्क्राइब? ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ एनालिसिस दैट ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर एंड टेंशन केम फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रेटजीज टू काउंटर द प्रॉब्लम। अब देखिए सीधी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो तो एक इन्वायरमेंट होता है। अब बॉस का डर हो जाए तो डर का माहौल हो जाएगा, बॉस से फ्रेंडशिप होगी तो फ्रेंडशिप का माहौल होगा, कोऑर्डिनेशन, परस्परता, प्रेम और एक प्रकार से फ्रेंडशिप जैसा माहौल होगा। तो वही है कि इकोलॉजी की इसमें एम्फेसाइज किया है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे स्ट्रेस ना हो। मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सोशली एंड मेंटली इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट। सीधी बात है, जैसा वातावरण और पर्यावरण रहेगा हमारे बीच, हम वैसे ही मनस्थिति में रहेंगे। तो अब एक कंक्लूडिंग पॉइंट देख लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है।
तो कंपैरिजन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बेसिस ऑफ कंपैरिजन मीनिंग हो गई, क्रिएशन हो गया, पर्पस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइज और स्टेबिलिटी। अब मीनिंग इन्फॉर्मेशन को तो पता ही है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द जॉब ऑफ एम्प्लॉइज क्लियरली डिफाइंड, हुज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर फिक्स्ड। एन ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल की डेफिनेशन होगी एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विथ अ नेटवर्क ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वही नेटवर्क बन गया, कम्युनिकेशन, संवाद, दोस्ती यारी वाली चीज़ें आ गई। क्रिएशन, इट इज़ कॉन्शियसली एंड डिलिबरेटली क्रिएट, जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जैसे सरकार बनाती है कि पूरी परिधि डिफाइन करती है, जैसे मान लो कोविड वैक्सीन होगी तो एक खाका तैयार करा किस तरीके से होगा, ये सब फॉर्मल प्रक्रिया के थ्रू होता है। इट अराइजेज स्पॉन्टेनियसली, और इनफॉर्मल तो एकदम से आता है। पर्पस क्या रहेगा, फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वहीं जो इनफॉर्मल कराएगा टू सेटिस्फाई द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड, वही है हमारी सामाजिक और मनोस्थिति वाली जो चीज़ें हैं उसको टारगेट करते हैं। कम्युनिकेशन, इसमें फॉर्मल होगा, उसमें इनफॉर्मल होगा, दोस्ती यारी वाली बातें होती हैं। और जब बॉस के साथ फॉर्मल में होगा तो एक तरीका होता है, लहजा होता है बात करने का। जैसे मान के चलिए मोदी जी जब संवाद करते हैं, राष्ट्र लेवल पे संबोधित करते हैं, तो वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जब हमारे दो देशों के बीच में आपसी संबंध एक विकसित होते हैं, मेमोरेंडम साइन होता है, तो एक फॉर्मल संवाद होता है। इनफॉर्मल संवाद रैलियों में देख लीजिए किस तरीके से नेता वगैरह बात करते हैं। एक मैंने आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकल व्यू दिया। कंट्रोल मैकेनिज्म कैसी रहती है, इनफॉर्मल में रूल्स और प्रोसीजर रहेंगे, और इनफॉर्मल में पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वही डाउनवर्ड रहेगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होगी, इसमें कोई फ्लो नहीं होता। साइज फॉर्मल का बहुत बड़ा होता है, इनफॉर्मल का छोटा। स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा रहेगी, सीधी बात है, फॉर्मल में। स्टेबिलिटी किस में रहेगी, इनफॉर्मल में, क्योंकि ये तो अकस्मात पैदा होता है। तो किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आज के लेक्चर से, ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करिए, उसके टाइप बताइए, फिर उसके अप्रोचेस बता दीजिए, वो हमने इस लेक्चर में देखा। स्पेसिफिकली सिलेबस में डिफाइन नहीं है ये चीज़, लेकिन तो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, वो 4P दिया गया था, वो 4P क्या है, पर्पस वगैरह वाली चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारे चालू होंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिद्धांत, है ना, संगठन के सिद्धांत। उसमें क्या क्या हो गए, पाँचसोपन मतलब हायरार्की हो गई, नियंत्रण का क्षेत्र मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया, और फिर होगा आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। इसकी अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।